नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 13 अगस्त 2022 है, दिन है सैटरडे। आज मैंने एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट शेयर किया है। इसकी लिंक जो है स्पॉटिफाई की लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक अगर आपको नहीं पता है, मेरी टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, राइट। तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक टेलीग्राम और उसमें से फिर वो मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो है ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, विंक म्यूज़िक और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। बट आई बिलीव ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्पॉटिफाई और गाना यूज़ करते हैं, तो आप दोनों में ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो है वो सुन पाएंगे। सुनिएगा ज़रूर। एफर्ट्स के ऊपर है कि सक्सेस को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। एफर्ट्स के बिना जो है वो कुछ नहीं होगा। तो एक रमन्ना महर्षि हैं, तो उन्होंने जो कोट अंग्रेज़ी में कहा तो उसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन हिंदी में दिया है। डू चेक इट आउट। आज हमारे टेबल पर हैं 5 आर्टिकल्स। इसमें ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चाइना स्टैंड ऑन टेरर, करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में बात की थी, इज़न्ट इट। और मैंने कहा था कि चाइना जो कर रहा है, एक दिन आएगा जब चाइना को ही ये जो गलत चीज़ें हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो फेस करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना हिंदी में कि सांप को दूध पिलाने के बराबर है। तो टेररिज्म और टेररिस्ट को पनाह देना, उनको सपोर्ट करना, इट्स लाइक सांप को दूध पिलाने के बराबर है। वैसे सांप जो है वो दूध नहीं पीते, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो इनफैक्ट पानी भी नहीं पीते हैं। बट ये एक मुहावरा है, कहावत है कि भाई सांप को दूध पिलाना, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे देश को सपोर्ट करना जो आज आपके साथ है, कल आपको ही ये देश जो है वो परेशान करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। एक वक्त था जब यूएसए पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता था, राइट। और पाकिस्तान को पैसे मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, ये सारी चीज़ें। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जाने की हिम्मत इसीलिए कर पाया क्योंकि उनके पास यूएसए का सपोर्ट था। लेकिन फिर क्या हुआ, 9/11 ओसामा बिन लादेन ने, यह 9/11 जो ट्विन टावर पर अटैक किया, और एक लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन कहाँ पर था, किस देश ने उसको पनाह दी थी, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान। विल टॉक अबाउट इट। देन वी हैव पायोनियर का एक आर्टिकल है, फ्रीबीज को लेकर है। फ्रीबीज जो रेवड़ी कल्चर के बारे में हमने बातचीत की थी, उसके साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, CUET, NEET और JEE को क्लब करने की बात है। विल टॉक अबाउट इट। और फिर लास्ट आर्टिकल जो है आज का, ए जर्नी अनफिनिश्ड। रघुराम राजन जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। लेट्स स्टार्ट विथ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुआ। चाइना का जो कमिटमेंट है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म को खत्म करने के लिए चाइना का जो कमिटमेंट है ये काफ़ी डूबियस है। डूबियस का मतलब ये है कि एक प्रकार का आपको एक ट्रस्टवर्दी चाइना नहीं है। चाइना पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि चाइना जो है वो टेररिज्म को, जितना भारत सीरियसली टेररिज्म को देखता है और जिस प्रकार से एक्शंस लेता है, तो उस प्रकार से चाइना का बिहेवियर नज़र नहीं आता है। और फिर से ये जो डूबियसनेस है ये एक्सपोज हो चुके हैं। एक और बार चाइना ने एक और आतंकवादी को बचा लिया है, या फिर उसके लिए चाइना ने एक चीज़ खरीद ली है, दैट इज़ वी कैन से टाइम, राइट। प्रोसेस को डिले करके चाइना ने इस आतंकवादी और उसके संगठन के लिए वक्त खरीद लिया है। सबसे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में खड़ा होता है वो है कि ऐसा क्यों होता है, चाइना के पास इतने पावर्स कहाँ से आए। प्रॉब्लम जो है, रूट कोज जो है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस। इसका जन्म कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 75 ईयर्स से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है इनके जन्म को। और आज भी, आज से जस्ट मीन्स, चलिए मैं अगर आपसे कहूँ, यू आर यंग गाइज, राइट, यंग गाइज एंड गर्ल्स, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 75 ईयर ओल्ड पुराना मोबाइल फ़ोन दूँ, उस टाइम पर नहीं थे, बट जस्ट इमेजिन कि इतना पुराना कोई फ़ोन दूँ या फिर इतनी पुरानी कोई चीज़ दूँ और आप उसको यूज़ करेंगे, यू विल से नो।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको शोकेस में रखूँगा या फिर म्यूज़ियम में उन चीज़ों को देखने के लिए जाऊँगा। लेकिन आज के ज़माने में मैं थोड़ी 75 ईयर्स पुरानी कार यूज़ करूँगा या फिर 75 ईयर्स पुरानी कोई चीज़ यूज़ करूँगा, पॉसिबल ही नहीं है, ज़माना आगे बढ़ चुका है। लेकिन पूरी दुनिया आज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जो 75 ईयर्स पहले के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस टाइम का जो माहौल था उसमें इनको डिज़ाइन किया गया, वही चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं। तो अगर टेररिज्म को जेन्युइनली ख़त्म करना है, और भारत ने तो बार बार ये चीज़ बताई है कि ये यूएनएससी और यूएन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, आज के ज़माने के हिसाब से उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि जब यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात आती है तो वैसे ये 5 देश यूएसए, यूके, फ्रांस और दूसरी तरफ रशिया और चाइना, वैसे ये 5 देश जो हैं इनके पास वीटो पावर्स हैं। सिर्फ इन 5 देशों के पास वीटो पावर्स हैं। वीटो पावर क्या है वो भी क्विकली मैं नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। वीटो यानी कि अगर लेट्स से कि टोटल यूएनएसए में 15 देश हैं, ये 5 देश भी इसमें आ गए और बाकी के 10 देश जो हैं तो ये 2 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो अगर 14 देश जो हैं वो ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति आतंकवादी हैं लेट्स से, और इसमें से 5 में से कोई एक देश ये कह दे कि नहीं वो आतंकवादी नहीं है, तो फिर बाकी के 14 देशों का कुछ नहीं चलेगा, वो वीटो पावर वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्लियरली एक टीम हो चुकी है, इसने ट्विनो कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं और अब रशिया और चाइना की टीम हो चुकी है। लेकिन जब यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बात आती है तो ये पांचों के पांच जो हैं वो एक ही स्वर में कहते हैं कि नहीं, हमारे 5 के पास ही वीटो पावर रहेगा, किसी और देश को हम वीटो पावर नहीं देंगे। अब भारत के कुछ अगर मैं पॉइंट्स आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया की 17 से 18% पॉपुलेशन दुनिया की भारत रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो पीस कीपिंग फोर्स भेजती हैं तो 3rd हाईएस्ट पीस कीपर्स अगर कोई देश भेजता है तो दैट इज इंडिया। ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल लीडर है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 वाला प्रॉब्लम आया, तो आज भी भारत कितने सारे देशों को दवाई और सारी चीज़ें, मदद और ये सारी चीज़ें करता है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट देश के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है, मेंबरशिप तो मेंबर तो हैं हम अभी 2 साल के लिए, लेकिन वीटो पावर नहीं है। और दूसरे देश, फॉर एग्जांपल रशिया को ले लीजिए, तो क्या रशिया बहुत सारे ऐसे देशों की मदद कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है? कितने सारे युद्ध में इन्वॉल्व है? आई वुड से यूएसए को भी अब डिस्क्वालीफाई कर देने की ज़रूरत है। उन्होंने भी कितनी सारी चीज़ें बर्बादियाँ की है। इराक को देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, कितने, अफगानिस्तान को ऐसे छोड़कर चले गए। तो ऐसे देशों के पास यूके जो हैं वो आज एक, इट्स लाइक एन ओल्ड लायन। एक समय था जब यूके वाज लाइक ए डोमिनेंट मेल लायन, लेकिन आज यूके इज़ लाइक ओल्ड लायन, अपने लास्ट फेज पर है। इट्स नॉट ए दैट, चलो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं उनके पास, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आज भी पैसे वाला देश है, लेकिन उतना कोई सिग्निफिकेंस यूके का आज नहीं रहा है। लेकिन ये 75-80 ईयर्स पुरानी सिस्टम चल रही है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन, वही सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए ये चल रहा है। तो सबसे पहले तो चाइना से भी बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो दैट इज़ आउटडेटेड यूएनएससी, आउटडेटेड यूनाइटेड नेशंस। तो ये बदलाव की ज़रूरत है। चाइना तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उससे भी रूट कॉज प्रॉब्लम ये है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना ने क्या किया, यूएसए और इंडिया ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था। प्रपोजल ये था कि एक व्यक्ति को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक किया जाए। जैश ए मोहम्मद का डेप्यूटी चीफ अब्दुल रऊफ असगर, राइट, ये जो अजहर हैं, अब्दुल रऊफ असगर, ये जो मसूद अजहर है ना, जो जेईएम का चीफ है, उसका सबसे छोटा भाई है ये, और पाकिस्तान बेस्ड है अगेन। और बेजिंग ने क्या कहा, चाइना ने ये कहा, बेजिंग हैज़ क्लेम्ड अनकन्विंसिंगली दैट इट नीड्स मोर टाइम टू असेस द एप्लीकेशन टू डेजिग्नेट हिम एज अ ग्लोबल टेररिस्ट एंड सब्जेक्ट हिम टू एसेट्स फ्रीज, ट्रैवल बैन एंड आर्म्स एम्बार्गो। अगेन जो मैंने आपको बताया ना कि मोर टाइम, यहाँ पर चाइना को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। चाइना ने इस व्यक्ति के लिए, इस जेईएम के डेप्यूटी के लिए और वक्त खरीद लिया है। तो इसकी एसेट फ्रीज नहीं हो पाएगी, अब ट्रैवल बैन नहीं लगेगा और आर्म्स एम्बार्गो। वैसे ये व्यक्ति जो हैं वो पाकिस्तान की
जेल में हैं। हमारे देशों की बहुत सारी जेल में, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि आपके एरिया में भी कोई ऐसा लोकल गुंडा होगा जो जेल में होगा, लेकिन पूरे सेटिंग्स हैं, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करता है, जब भी उसको बाहर आना है वो बाहर आ सकता है, राइट। आपने भी कई बार पब्लिक में उस व्यक्ति को देखा होगा, लेकिन ऑफिशियली वो जेल में है। तो जेल में जब किसी ऐसे बड़े टेररिस्ट को डाला जाता है पाकिस्तान जैसे देश में, तो उसको क्या मिलता है? उसको सेफ्टी मिल जाती है। कौन सेफ्टी देता है? गवर्नमेंट की सेफ्टी मिल जाती है। और उसको जो भी चाहिए, जो भी काम है, वो तो बैठे बैठे वहाँ पर कर पाएगा, बाहर घूमने की कोई ज़रूरत। जिस व्यक्ति को उसको मिलना है, ये अजहर जो है, उसको जिस व्यक्ति को मिलना है वो जेल में बुला लेगा। वैसे वो बंगले में बुलाता, वैसे घर में जेल में बुला लेगा। ऐसी वैसी सारी चीज़ें, हर 5 स्टार फैसिलिटी में रहते हैं ऐसे लोग। जून 2022 में चाइना ने ऐसा ही किया था। अब्दुल रहमान मक्की नाम का जो व्यक्ति हैं, तो इस पर जब हमने ऐसा एक बैन लगाने की कोशिश की, तो उस टाइम पर चाइना ने इंटरवीन किया था। अब मक्की कौन है? मक्की जो हैं ये लश्कर तैयबा का जो हेड है उसका ब्रदर इन लॉ हैं। और 2611 मीन्स वे टॉकिंग अबाउट हाफिज़ सईद का ब्रदर इन लॉ है। और लश्कर तैयबा का हेड कौन है? मास्टर माइंड है 2611 का हाफिज़ सईद, तो इसका ब्रदर इन लॉ है। It was only after sustained diplomatic efforts that India had managed to get Masood Azhar listed as a global terrorist by UN in May 2019, 3 months after the JAM carried out Pulwama terror strike in which 40 CRPF jawans were killed. बहुत वक्त लगा, उसके बाद फाइनली मसूद अजहर को इस लिस्ट में, ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में डाला गया। थर्सडे को हमारे देश में क्या हुआ? राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पर आर्मी कैंप में एक जैश कनेक्शन वाला व्यक्ति जो एक सुसाइड अटैक हुआ, और यहाँ पर हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो चाइना ने अभी जो ये गेम स्टार्ट की है, एक लंबे समय से चाइना इस प्रकार की गेम खेल रहा है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में विश्वास रखने वाला ये जो देश है चाइना, इसको पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। चाइना पर थोड़े बहुत ऐसे अटैक हुए हैं विगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, लेकिन विगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मैं दोष नहीं देता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से उनके साथ, मैं एक थोड़े समय पहले मैंने एक फ़िल्म देखी, सोबिबोर फिल्म का नाम है, और ये नाज़ी जर्मनी के टाइम की बात है, और कैसे यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, कैसे उनको मारा जा रहा था। वो फिल्म जब मैं देख रहा था, आई मीन्स मुझे ऐसा डिप्रेसिंग फीलिंग आने लगी। मुझे लगा कि चलो अब ये फिल्म को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। मीन्स इतनी सारी पीड़ाएं आप सोच नहीं सकते। मीन्स किसी इंसान की जान लेना, इट वॉज जस्ट लाइक ए फन, मजाक मजाक में। एक उसमें सीन भी है कि एक जो ऑफिसर हैं, तो वो एक पार्टी जैसा चल रहा होता है और वो शराब पी रहा था, और वो ऐसे ही मजाक मजाक में अपनी जो शूटिंग स्किल हैं वो दिखाने के लिए, मैं सब चेक करने के लिए, उसने देखा कि कुछ यहूदी जो हैं वो दौड़ रहे थे, वहाँ पर जो प्रिजनर्स थे वो दौड़ रहे थे, और उसको निशाना लेता है और ऐसे ही मार देता है, और फिर हंसता है कि चलो मेरी शूटिंग स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा ही कुछ जो है वो विगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हुआ है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि हम उसको टेरर अटैक कह सकते हैं। इट वॉज लाइक ए रेवोल्यूशन, उनके लिए वो रिवोल्ट है। जैसे हमारे देश में हमारे लोगों को जो ब्रिटिश एम्पायर के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी, टू बी प्रिसाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चीज़ें कर रही थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो किया, तो क्या उसको हम टेरर अटैक कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट अ टेरर अटैक। वो तो हमारे देश को बचाने के लिए हमारे ही क्रांतिकारी जो हैं उन्होंने हथियार उठाए थे। तो सिंजियान रीजन में क्या चल रहा है पूरी दुनिया जानती है। और देखिए यहाँ पर पाकिस्तान की हिपोक्रेसी, वैसे अपने आप को कहता है पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसा देश जो पाक है और सो कोल्ड इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है। आई एम यूजिंग द वर्ड सो कोल्ड, क्योंकि वैसे पाकिस्तान जो है वो कहता है कि हम इस्लाम के लिए खड़े रहते हैं, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर सिंजियान में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं। ये हिपोक्रेसी है कि कहना और करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हाल ही में चाइना के मीन्स लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर चाइनीज़ लोगों को टारगेट किया गया, चाइनीज़ लोगों को मारा गया। चलिए, वो लोग वहाँ पर इंजीनियर्स थे, काम करने के लिए गए थे। आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसे
चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे, वी डोंट नो मेनी थिंग्स अबाउट थिंग, तो उसके बारे में कुछ बोलना गलत है। हो सकता है कि वो इनोसेंट भी हो, लेकिन चाइना के खिलाफ पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो जो वीगर्स के साथ जो हो रहा है, तो उसका बदला उन्होंने चाइनीज़ लोगों को मार कर लिया। तो पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो कॉम्पनसेशन के तौर पर ये चाइनीज़ विक्टिम्स को दिए। ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है, लास्ट ईयर ये अटैक हुआ था, आपको शायद याद होगा, हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था लास्ट, ये सीरीज़ जो पहले जो वीडियोस में दूसरी चैनल के लिए बनाता था, तो उस टाइम पर ये डिस्कस मैंने टॉपिक किया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो चाइना बार बार पाकिस्तान को बचाता रहता है, राइट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक सबसे बड़ा हब अगर कोई है तो दैट इज़ पाकिस्तान। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर कुछ इसके बारे में करना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, इनमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, तब जाकर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को हम सबक सिखा पाएंगे। दूसरा जो आर्टिकल है ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये भी इसी टॉपिक पर है। अब देखिए यहाँ पर कि चाइना ने फिर एक बार ऐसी कुछ चीज़ की जिससे भारत और चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। पिछले 2 सालों से 2-2.5 सालों से दोनों देशों के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गए। 16 मिलिट्री कमांडर टॉक्स हुई है, लेकिन आज भी LAC का इश्यू जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और अभी हम्बन टोटा वाला टॉपिक जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मेजर्स जो वीवो हैं, ओप्पो हैं, इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ हैं, तो ये कंपनीज़ जो हैं यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम्स कर रही है, और इसकी वजह से उन पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड्स भी हमारे देश में हुई हैं। असगर जो हैं, ये असगर, ये इतना डेंजरस है कि मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए इसने भारत की एक फ़्लाइट को हाईजैक किया था। इस पर एक अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की एक फ़िल्म भी आई थी, आई थिंक ज़मीन नाम है उस फिल्म का, ज़मीन। तो ये जो ज़मीन फिल्म है, तो ये इसी एयरलाइन हाईजैक की स्टोरी है, शायद आपने देखी होगी। थोड़ी पुरानी फिल्म है, 10-15 साल पुरानी फिल्म होगी, बाकी इंटरेस्टिंग फिल्म है। जब भी फ्री टाइम हो तब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आज ही देखनी है, फ्री टाइम में देखिएगा, टाइम पास करने के लिए देख लीजिएगा। तो 200 भारत के लोगों को हॉस्टेज रखा था कांधार में, और फिर ये मसूद अजहर को भारत को छोड़ना पड़ा। सी दिस इज़ द थिंग। और यहाँ पर भी आप देखिए, वन ऑप्शन इज़ टू कीप इंटरनेशनल प्रेशर अप एंड गार्नर मोर को स्पॉन्सर्स फॉर द लिस्टिंग विच वॉज रिपोर्टेडली अप्रूव्ड बाय 14 ऑफ द 15 यूएनएससी मेंबर्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 1267 कमेटी की प्रोसीजर को भी चेंज करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और तब जाकर ऐसे देशों को हम सबक सिखा पाएंगे। और एक और रास्ता है, रास्ता ये है कि भारत डायरेक्टली बायलैटरल लेवल पर चाइना और पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और उनको समझाएं। दिस इज़ एक तीन जितने भी लेवल पर हो सकता है। एक तो और ज़्यादा को स्पॉन्सर को हम लेकर आए, नंबर 1, नंबर 2 चेंजेस, रिफॉर्म्स, नंबर 3 बायलैटरल लेवल पर बातचीत। जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हमने करनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जितनी भी कोशिशें हैं, जितनी जगह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें करके ऐसे आतंकवादियों को बैन करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं फ्रीबीज़ के बारे में। रेवड़ी कल्चर के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, और कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे। यहाँ पर क्विकली एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप लेट्स से किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो चलो किसानों की मदद हो जाएगी। आई एम नॉट एंटी किसान, ऑफ कोर्स, राइट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर एंड ऑल, उसके पहले जब वे लाइक किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसान के खिलाफ कोई बात है। अच्छी बात है कि किसान को इलेक्ट्रिसिटी मिले, कम दाम में मिले या फिर फ्री मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं पानी निकालने की, वाटर पंप चलाएंगे, और फिर इतना वाटर टेबल जो है, इतना पानी यूज़ हो जाएगा, ओवर यूज़ होगा पानी का, तो फिर उसका क्या होगा। तो कुछ जगहों पर हमें सोच समझकर फ्रीबीज देने की ज़रूरत है। सारी फ्रीबीज गलत नहीं है, सारी, देखिए फ्रीबीज इन द सेंस, फ्रीबीज का मतलब यही है कि वोट लेने के लिए अगर आप मुफ्त में कुछ चीज़ दे रहे हैं तो दैट इज़ फ्रीबीज। वेलफेयर जो है वो तो नेसेसिटी होती है।
अब सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा डी रिकॉग्नाइज जो है वो करना बराबर नहीं है अगर वो फ्रीबीज डिसबर्स कर रही हैं। आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई बिल लेकर आएगी और उसमें क्लियरली डिफिनेशन आ जाएगी और डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें फ्री हैं, कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये वगैरह एक्सेट्रा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना साहब ने भी ये बता दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को ऐसा डी रिकॉग्नाइज कर दे तो ये एंटी डेमोक्रेटिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ थोड़ी करेगी, सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जब पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर कोई ऐसे ख़राब समय में लेट्स से कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, पेंडेमिक आ गया, ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पर अगर कोई चीज़ें फ्री में दी जाती है तो ये लाइफ सेवर चीज़ है, तो ये तो नेसेसरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है ना दोस्तों, ये काफ़ी डिप्लोमेटिक रहा। ना तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बताया, ना तो क्लियरली नो कहा, ना तो यस ना तो नो। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में फ्रीबीज देना ओके हैं, पॉलिटिक्स और ऐसे समय पर देना जो है बराबर नहीं है। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा कोई खास क्लियर स्टैंड नहीं है। अब वेलफेयर जो हैं, अब लोगों की कुछ ज़रूरत है। अगर आज हमारे देश में लेट्स से माल नरिश्ड बच्चे हैं तो उनको मिड डे मील फ्री में देना जो है इट्स नॉट फ्री भी, वो तो नेसेसिटी है। ये तो वेलफेयर, ये तो डेमोक्रेसी का एक प्रकार का धर्म है, कर्म है, ये तो देना ही है। तो वेलफेयर स्टेट जो है उसको लोगों की जो कंडीशंस हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में भी सेंसिटिव और माइंडफुल होने की ज़रूरत है। फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ जो हैं ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, किसानों के हित के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही बूढ़े लोगों को पेंशन देना, जो फ्रीडम फाइटर्स को कंसेशन मिलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को रेलवे टिकट और इन सारी चीज़ों में कंसेशन मिलते हैं, तो दिस आर वेलफेयर थिंग्स। अब रेवड़ी जाइब, जो रेवड़ी कल्चर के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, इट्स मोर अबाउट, आई वुड से मोर अबाउट बीजेपी वर्सेस आप जैसी सिचुएशन मुझे यहां पर ज्यादा मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 2020 दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी का जो संकल्प पत्र था तो उसमें 2 किलो आटा, इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर कॉलेज गर्ल्स, बाइसिकल्स फॉर गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 9 एंड 10, तो ये सारी चीज़ें क्या फ्रीबीज नहीं थी? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अगर फ्रीबीज को हटाने की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना, हमें ये समझना है, आप ये समझिए फ्रीबीज और वेलफेयर के बीच में जो डिफरेंस है बस ये समझ जाइए। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर फ्रीबीज को हटाने की बात कर रहे हैं, वी शुड डू इट। वेलफेयर को ख़त्म करना बिल्कुल नहीं है, वेलफेयर तो हमें देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो चेक कर सकती है कि इलेक्शन के टाइम पर अगर कोई फ्रीबीज दी जा रही है या नहीं। अगर फ्रीबीज दी जा रही है तो उसको रोकने के पूरे पावर्स इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने चाहिए। राइट, डिफाइन कर देते हैं, एक बिल लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं उस पर, राइट, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपर्ट्स और सारे सिटीजन्स को बुलाकर हम वाई कैंट वी डिस्कस दिस थिंग, लेट्स डिस्कस इट आउट कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ्रीबीज कैटेगरी में आएगी और कौन सी चीज़ें जो हैं वो वेलफेयर कैटेगरी में आएगी, कौन सी चीज़ें अलाउड होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होनी चाहिए। फिर भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहे या फिर बीजेपी देना चाहे, आप देना चाहे, जो भी हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन एज एनलाइटेंड सिटीजन, एज एजुकेटेड सिटीजन, हमें खुद को हमें हमारी खुद की जो देखने की शक्ति है, विवेक बुद्धि जो है हमारी, इसका इस्तेमाल करते हुए हमें देखना होगा कि कौन सी चीज़ों को हम फ्रीबीज के तौर पर फ्रीबीज की कैटेगरीज में डाल सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम वेलफेयर की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, वो खुद हमें ही देखना है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। इंडियाज़ हायर एजुकेशन रेगुलेटर एक नए प्रपोजल पर काम कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है, जो मेडिकल एंट्रेंस की एग्ज़ाम है, इसको इंटीग्रेट किया जाए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साथ, CUET के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब CUET के साथ क्या प्रॉब्लम्स हुए थे इसको हमने डिस्कस किए थे। अब नीट और JEE जो हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी एफिशिएंट है और जो स्कैर सीट्स हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो इसके लिए जो
प्रोसेस है इसको काफ़ी रीजनेबली अच्छा बना देती है ये दोनों एग्ज़ाम्स। जब ये दोनों एग्ज़ाम्स को स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन समय के साथ इन दोनों एग्जामिनेशन ने प्रूव कर दिया है कि दे आर गुड, राइट, रीजनेबली गुड। अब CUET UG की जो एग्जामिनेशन हुई तो उसके बहुत सारे इश्यूज हुए थे, 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस किए थे, तो उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वक्त भी कम है हमारे पास। लेकिन अब अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये CUET, NEET, नीट और JEE को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी एग्जामिनेशन देने के बाद जो सेंटर्स में बच्चे जाएंगे, ये सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस हैं, ये भारत के सबसे चेरिश्ड सेंटर्स हैं। और दूसरी चीज़, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन। मैं तो कहूँगा कि ड्रिल एग्ज़ाम या फिर मॉक एग्ज़ाम रखी जाए, चेक किया जाए कि सारी चीज़ें बराबर हैं या नहीं, उसके बाद फुल प्रूफ सिस्टम के बाद ही इसको लॉन्च किया जाए, बच्चों को वक्त दिया जाए ताकि वो प्रिपरेशन कर सकें। नीट जो है ये बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पर ज़्यादा निर्भर करती हैं, JEE जो है ये मैथ्स पर ज़्यादा इसका थ्रेशोल्ड है, और नीट और JEE जो हैं ये क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस को चेक करती हैं। CUET जो हैं ये क्लास 12 के सिलेबस को चेक करती हैं, इस पर आधारित है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिस्कशन चाहिए हमें, राइट, वी नीड मोर डिस्कशन, डिबेट एक्सेट्रा, और पूरा ग्राउंड वर्क जो है वो NTA तैयार कर दे। इट्स नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल टास्क। जैसे साउथ कोरिया है, अब साउथ कोरिया में क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है साउथ कोरिया, और यहाँ पर जो है वो एक सिंगल डे एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ इनटेक के लिए, और 5 सेशन एग्ज़ाम होती है, ये सिंगल डे 5 सेशन एग्ज़ाम साउथ कोरिया कंडक्ट। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉपी पेस्ट करें किसी का, राइट, उससे कुछ क्लूज़ ले सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, और हम अपनी खुद की डाइवर्स लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए खुद की प्रोसेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। साउथ कोरिया में कुछ 5 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, हमारे यहाँ पर 43 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ ह्यूज थिंग। लेकिन अगेन डिस्कशन, डिबेट, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करने के बाद ही कोई एग्जामिनेशन को हमें लॉन्च करना चाहिए। जो CUET में हुआ ऐसा ना हो, वही अच्छा होगा। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आज रघुराम राजन साहब ने लिखा है, 75 ईयर्स को हम सेलिब्रेट करेंगे, राइट, हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके 75 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, पे अटेंशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत ही आगे हम निकल गए, राइट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी और आज क्या है, आप देखिए, बहुत ही अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। जब हमारे देश का जन्म हुआ दोस्तों तो पार्टीशन हुआ, रायोट्स हुए, और उस टाइम पर बहुत सारे दुनिया के लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि भारत कभी एक देश के तौर पर कभी सरवाइव हो ही नहीं सकती। इतनी सारी कास्ट और इतने सारे अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, अलग अलग धर्म, ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकता, ये छोटे छोटे देशों में के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम पर हमारे देश में ज़्यादातर लोग गरीब थे, इलिटरेट थे, इकोनॉमिकली और सोशली अनइक्वल थे, लेकिन फिर भी हमारा देश बनकर रहा, और आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ बीन ए सेफ्टी वाल्व। हमारे देश में लिबरल डेमोक्रेसी है, इसी वजह से जो बैटल्स हुई ना, इंटरनल बैटल्स, ये न्यूज़पेपर्स में हुई, बैलेट बॉक्स में हुई, पार्लियामेंट में हुई, स्ट्रीट्स में नहीं हुई। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे देश में लिबरल डेमोक्रेसी, एंड थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स, जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट की जिसकी वजह से हमारा देश जो है उसमें लड़ाई झगड़े स्ट्रीट्स पर नहीं हो रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में हो रहे हैं, बैलेट बॉक्स में। यानी कि हम बातचीत के माध्यम से हम ये जान गए हैं, हमने प्रूव कर दिया है कि डिस्कशन, टॉक्स, डिसेंट, ये सारी चीज़ों से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। रास्तों पर उतर कर एक दूसरे को काट कर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। फ्रीडम का मतलब ये भी है कि हर एक व्यक्ति के पास खाने पीने की चीज़ें हों, कपड़े हों पहनने के लिए, एक घर हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो। ऑन पेपर लगभग ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत सारे गरीब लोगों को घर भी मिल गया है, बहुत गरीब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में
पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको मिड डे मील मिल रहा है, फ्री हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें हैं, कोई डाउट नहीं है, चीज़ें हैं। लेकिन अब इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं तो ये सपना देखता हूँ कि 5 स्टार फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कि हमारे देश में लेट्स होप एक दिन ऐसा आए कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो ऐसा लगे कि हम कोई 5 स्टार होटल में गए हों। वहाँ पर जाना तो किसी को पसंद नहीं होता है हॉस्पिटल में, लेकिन अगर जाना पड़े तो हंसी खुशी हम वहाँ पर जाए और इस विश्वास के साथ जाए कि मेरा प्रॉब्लम जो हेल्थ प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा विदाउट स्पेंडिंग इवन ए सिंगल पेनी, क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ये सारे पैसों का रिवॉर्ड जो हैं वो सरकार मुझे, एक प्रकार से जो फैसिलिटी है वो सरकार मुझे देगी। लेट्स होप कि ऐसा हम देश क्रिएट करें आने वाले 25 सालों के अंदर, 2047 के अंदर। लेट्स होप। आज भी माल न्यूट्रिशन है, राइट, बहुत सारे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे स्कूल में तो हैं, लेकिन उनकी रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल हम देखें तो लगता है कि ओ नो, इनके साथ क्या होगा फ्यूचर में। ये स्टेटिस्टिक्स का तो पार्ट है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आज भी उनको नहीं मिल रहा है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो तभी मिलेगी जब हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो टॉप नॉच होगा, टॉप ऑफ द रेंज होगा, और हर एक व्यक्ति को एक डिसेंट जॉब मिलेगी। ये सारी चीज़ें आज भी हमें अचीव करनी है। आज भी सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 बार वो लाइन रिपीट की थी कि जहाँ पर हम थे उससे तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी भी मंजिल हमने अचीव नहीं की, अभी भी हम रास्ते पर ही हैं। श्रीलंका में जो हुआ, माइनॉरिटी के इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जैसे देश को तो शोभा देती बिल्कुल नहीं। हमें तो, हमारे देश का तो पूरे सदियों का इतिहास रहा है। वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को हमने हमेशा वेलकम किया है। और गांधी जी के मन में जो डर था वो ये था कि जब गोरे चले जाएंगे तो हमारे लोग जो है ना, लोकल लोग, ब्राउन लोग, यही लोग जो हैं वो फिर वही कॉलोनियल सीट्स पर बैठ जाएंगे। और आज वजह से तो बार बार हमने ये चीज़ देखने को मिली, इमरजेंसी आई, राइट। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि उस टाइम पर पावरफुल लोगों ने दुरुपयोग किया पावर का। आज हम बहुत सारी जगहों पर ईडी की रेड्स देखते हैं, राइट। तो वी नो के पावर का कैसे, सीबीआई का कैसा इस्तेमाल होता है, उसका कैसे। तो हर एक पार्टी ने, कोई ऐसा नहीं कह सकता, बीजेपी ऐसा नहीं कह सकता, कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती कि हमने कभी पावर का मिसयूज़ नहीं किया है। लोकल लेवल पर देखिए एमएलए एमपीज़ कितना पावर का अपना इस्तेमाल करते हैं। एक फ़ोन करते हैं और पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कॉलोनियल एरा में था, वो आज भी कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं। तो ट्रू फ्रीडम जो है ना वो तब आएगा जब ये सारी चीज़ें हमारे देश में से जाएगी। हम तिरंगा लहराएंगे, लहराते रहेंगे, और इसी तिरंगे को जब भी आप लहराए दोस्तों, याद रखना कि इंडिपेंडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ने हमें दे दी और फिर वो ऐसे ही रहेगी। उसके लिए हर रोज़ जो भी चीज़ हमसे हो सकती है, राइट, वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी इस फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, और इस फ्रीडम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा एनलाइटिंग बनाने के लिए। कोई आकर आपके लिए ये फ्रीडम को सिक्योर नहीं करेगा, कोई आकर इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं बना पाएगा। आपको खुद को ही, मुझे, आपको, हम सबको एज ए सिटीजन्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री मदर इंडिया के लिए हम सबको जो भी हमारा योगदान हो सकता है, टैक्स देकर, एजुकेशन देकर, हमारी जो जॉब हैं, जो बिजनेस हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कर आप अगर बिजनेस खोलेंगे और किसी एक व्यक्ति को भी जॉब देंगे ना, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प आवर कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि आप पीएम बन जाए तभी सारी चीज़ें होगी। आपके लेवल पर आप जो भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जब हम करने लगेंगे, तब जाकर एक आत्मनिर्भर भारत, एक खुशहाल भारत, एक जेन्युइनली फ्री भारत हम देख पाएंगे, जहाँ पर हर कोई जो है वो इक्वल होगा, हर कोई जो है वो, उनको उतने ही पावर्स होंगे, उनके पास उतनी ही फैसिलिटीज़ हर एक व्यक्ति को मिलेगी। ये देश का निर्माण जो है, लेट्स होप कि हम
2047 तक कर दें। एक क्वेश्चन है आपके लिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आई विल सी यू सून विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।